नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा तक लाइव में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तब से लेकर अब तक जो सीएम रेखा गुप्ता है वो एक्शन मोड पे है और विधानसभा का सत्र भी दिल्ली में चल रहा है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है उसके द्वारा जो मुद्दे उठाने चाहिए वो न उठाकर विधानसभा की स्थिति को खराब किया जा रहा है। तो आप ये वीडियो देखें और लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अशोक सिन्हा जी जिन्होंने आयुष्मान भारत की सीएजी रिपोर्ट लिखी, अभी मारवा जी ने थोड़ी देर पहले, सुन लीजिए, हमने भी आपकी बात सुनी। बहुत सारी चीजें बाकी हैं होनी। अरे सुनिए, हम मुझे पता है आप तो नहीं सुन रहे हैं। अरे आप शांत रहिए, आपको हमारा जवाब तो चाहिए। कर्नल जी आप बैठिए। दीपक जी, तो ये अभी मारवा जी कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को दिल्ली में लाने की योजना पास करी, कि जो कमियां आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल में करी थी वो आयुष्मान भारत पूरा करेगा। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, चमत्कारिक योजना है। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कार। बिल्कुल दीपक जी सुनिए, ऐसी चमत्कारिक योजना है। बैठिए। ऐसी चमत्कारिक योजना है, 88,000 मरीजों का मरने के बाद इलाज कर दिया, ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है। ये आप ऐसी चमत्कारिक योजना है, 2 लाख से ज्यादा पेशेंट की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी करा दी। ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कारिक योजना है कि 21,000 लोगों का इलाज अलग-अलग अस्पताल में करा दिया। चर्चा नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है। अब आप लोग आपको मैं फिर कहना चाहूंगा, सीएजी पर बात करिए। 3 दिन से सीएजी पर बात करिए। 4 दिन से 2 सीएजी, 2 अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। मैंने जब, और जो अध्यक्ष महोदय पढ़ लीजिए, दीपक जी सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अभी बहुत आस्था दी जो तथ्य आतिश जी ने रखे हैं वो तथ्य, अभी आप हमसे कह रहे थे गुमराह, सदन को गुमराह करने वाले हैं। ये सारे तथ्य भाजपा वाले को आपने यहाँ रखा है, इनका कोई ऑथेंटिक वो नहीं है। वाले कह रहे और ये राजनीति से प्रेरित आपके वक्तव्य का हिस्सा है। अध्यक्ष जी, पंजाब में पैसा लेते हैं, यही अनुरोध है। पंजाब में पैसा लेते हैं, जो तथ्य गुमराह करने वाले हैं पैसा लेते हैं, तो सदन की कार्रवाई से हटाया जाए। अध्यक्ष जी, पंजाब में पैसा लेते हैं इस नाम से, ये आयुष्मान भारत का पैसा पंजाब में लेते हैं, वहाँ जाके उन्हें हॉस्पिटल में देख के आते हैं और यहाँ के कहते बुरा। सर जी बैठ जाइए, बैठिए, आप बैठिए। सिरसा जी, 2 सीएजी रिपोर्ट अभी टेबल हुई। सीएजी से संबंधित बात रिपोर्ट के समय तो हम बाहर थे और अध्यक्ष महोदय इनको शांत करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। 2 सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। जब पहले दिन, अरे कर्नल जी, दुनिया में बहुत सीएजी की रिपोर्ट से एक कपिल पर्ची पकड़ा दीजिए इनको, एक पर्ची पकड़ा दीजिए इनको इस मुद्दे पर। अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। अरे बैठ जाइए। आप बैठिए। आतिश जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सदन को गुमराह करने वाला स्टेटमेंट ना दें। नहीं, मैंने ये क्योंकि आपके तथ्य निराधार है। अध्यक्ष महोदय, ये सारा डेटा सीएजी की रिपोर्ट से है, ये गुमराह करने वाला डेटा। आगे बात करिए, सीएजी पर बात करिए। पिछले 3 दिन तो अध्यक्ष महोदय ने हमें बाहर सड़क पे रखा, आज हम हाउस में हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो रिपोर्ट, जो सदन की प्रोसीडिंग है वो यूट्यूब पर भी आती है। तो हम यूट्यूब पर भी देख रहे थे कि क्या चर्चा हो रही है। तो मैंने गिनती करी थी, हो सकता है वो गिनती गलत हो सकती है, लेकिन
सीएजी की पहली रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई, एलजी साहब का अभिभाषण और आज तो सीएजी की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने, शायद ये आंकड़ा गलत हो सकता है, इसको मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, 55 लोगों ने अभी तक अपनी बात रखी है पिछले 4 दिन में अंदर। और क्या बात रखी? अध्यक्ष महोदय ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि सदन की गरिमा बनाए रखने की जरूरत है, कि गरिमा सदन में होनी चाहिए। मैं यही उम्मीद करती हूं कि जब आपके ही एक सदस्य ने यहाँ पर कहा था, जब यहाँ पर आपके आपके पास नहीं, अध्यक्ष जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। अध्यक्ष जी, मुझे बात पूरी कंक्लूड करिए ना। आप सीएजी पर बात करिए, सीएजी पे बात करिए। मैंने सब बात मान ली। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं जी कि आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, नालायक हैं, घमंडी हैं, कातिल हैं, डरपोक हैं, हत्यारे हैं, नालायक हैं। और मुझे लगता है इतनी गरिमापूर्ण बात जो आज पर नहीं बोलना चाह रहे विधायक जी, वो क्या नाम है उनका, सीएजी पर नहीं बोल रहे आप, मेहरौनी वाले विधायक जी ने कहा, और मुझे उम्मीद है मुद्दों पर बात करिए ना। आपको सदन की गरिमा का तब भी ध्यान रहा होगा जब मेहरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी सूद को रखा है। धन्यवाद। हमने सब बात मान ली। हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा काम करने के लिए, गाली देने के लिए नहीं। दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा कि आप उनको काम करके दिखाइए। मेरा आपसे अनुरोध है, सीएजी पर बात करिए। इस सदन में पर बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को गाली दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आतिशी को गाली दो। मेरा रेखा गुप्ता जी से अनुरोध है, रेखा गुप्ता जी से मेरा एक अनुरोध है। दिल्ली के लोगों ने आपको काम करने के लिए चुन के भेजा है, शुरू करिए। दिल्ली के लोगों ने बहुत भरोसा। धन्यवाद मैडम, बैठ जाइए प्लीज। देखो शांत हो जाए, सभी लोग शांत हो जाए। रेखा जी शुरू करेंगी, चलिए। आप अपनी सीट पे बैठिए। संजीव जी, आप अपनी सीट पे जाइए। जितनी मर्जी स्लिप वहां से भी भेज सकते हो आप। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां। आज स्वयं आतिशी बहन ने कहा कि हम बाकी सारी चीजें जो उन्होंने एक्सेप्ट करी, आप सबने जो कही, बहुत बढ़िया बात है। और इसी प्रकार केजरीवाल जी ने स्वयं माना कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं पानी नहीं दे पाया, मैं गलती मानता हूँ, मुझे और समय दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरी में आकर के अपनी गलती मान लेना भी एक गलती का सुधार है। अध्यक्ष जी, मैं तो केवल इतनी बात कहूंगी कि आतिशी बहन, हमारी इस सरकार में मेरे अलावा 4 बहनें हैं। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी, कि आतिशी जी आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, और आपसे कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। और आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं, जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं,
तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है, कल को आपके लिए भी कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। जब स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हो सकता है, उसको घर में बुला के राज्यसभा सांसद को, आतिशी जी आप हमारी बहन है, मुझे चिंता है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए। बैठिए, मुझे कार्रवाई, मैं चेतावनी देता हूँ विपक्ष को। अध्यक्ष जी, सीएजी की चर्चा पर, अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट पर अब मेरी बारी में ये लोग ऐसे बोलेंगे और मुख्यमंत्री थोड़ी सभ्यता रखनी चाहिए, करने दीजिए। थोड़ी सभ्यता रखें, आप साथी हो हमारे, थोड़ी सभ्यता रखें। बात ये भी नहीं है कि अस्पताल में हेल्थ विभाग के द्वारा जो बजट दिया गया वो उपयोग हुआ कि नहीं। बात ये भी नहीं है कि कितने बेडों की जरूरत थी और कितने मिले। बात ये भी नहीं है कि दवाइयाँ जो चाहिए थी जनता को वो दी नहीं गई। बात ये है कि जो दिल्ली के लाखों लोग इनके अस्पतालों की वजह से धक्के खाते खाते दुखी हुए, उसके जिम्मेवार ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आप सीएजी से मत भागिए, बैठिए। आएंगे 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 आएंगे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आएंगे। अभी आप सुनने का मादा रखिए। अभी ये देखिए ये लोग क्या करते हैं, जब इन्हें पता है कि अब इनकी और उंगली है। आपकी मैडम का उसमें नाम है क्या? आपकी मैडम का नाम है क्या? मार्शल जनरल सिंह जी को बाहर ले जाए। चलो चलो। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरीके से हाउस का समय बर्बाद करना असल में तो इनकी नीयत ही नहीं है। इन्हें मालूम है कि ये जो रिपोर्ट, अभी तो केवल मात्र 2 रिपोर्ट सदन पटल पे लाई गई हैं, तो इनके होश उड़ गए हैं। पूरे के पूरे अखबार, पूरा मीडिया, पूरे चैनल्स रोजाना सुबह से शाम तक इनके काले चिट्ठे खोलते हैं और ये सोच रहे हैं कि बाकी की 12 आ जाएगी तो इनका क्या हाल होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केवल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के मुद्दे लेकर के आते हैं। मैं आपको अध्यक्ष जी बताना चाह रही थी कि सिर्फ ये विषय नहीं है कि जो अस्पताल में बजट कम यूज हुआ, कोविड के समय बजट कम यूज हुआ, कम बिस्तरों का उपलब्ध कराए गए। बात यह है कि उस समय के दौरान जो लाखों लोगों ने तकलीफें सही, जो मरीजों के दिल पे गुजरी, जो पूरी तरीके से अस्त व्यवस्था देख करके डॉक्टरों के मन पे गुजर रही होगी, वहां के स्टाफ पे गुजर रही होगी, जो परिवार जानों के साथ घटनाएं घट रही होंगी, आज उसको सोचिए तो दिल दहल जाता है। शर्म आनी चाहिए उनके माननीय विधायक को कि जब अशोक गोयल जी कोविड की चर्चा कर रहे थे, परिवारजनों के मरने की बात कह रहे थे, शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रही, ये बातें कह रहे थे, तो वो विधायक मुंह खोल के जो हंस रहे थे। शर्म आनी चाहिए। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये पूरा का पूरा दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के अस्पताल स्वयं बीमार हैं, खुद ही बीमार हैं। इसको इलाज की जरूरत है। पहले एक एक उनका डिपार्टमेंट, एक एक चीज, डॉक्टर बेबस है, पूरी व्यवस्था बेबस है। आपदा के पिछले ये 10 साल स्वास्थ्य के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है अध्यक्ष जी, केवल भ्रष्टाचार। केवल वो मुद्दे नहीं है जो इस सीएजी की रिपोर्ट में है। बात यही खत्म हो जाती तो और बात थी, बात तो अभी शुरू हुई है। अभी तो इनके काले कारनामे खुलने शुरू हुए हैं। आज जब मैं अधिकारियों के साथ बैठी और मैंने उनसे पूछा कि बताइए भाई क्या है, तो मुझे ये समझ में आई
कि मरीजों को नकली दवाइयां और नकली मरीजों को असली पेमेंट की गई उनके नाम पे असली पेमेंट की गई। और मोहल्ला क्लिनिक की तो जो हालत है, मोहल्ला क्लिनिक की तो ये हालत थी जहां मरीज भी नकली, जहां पे टेस्ट भी नकली, जहां दवाइयां भी नकली, परंतु एक चीज असली रही, पेमेंट असली हुई है, बाकी सब कुछ नकली। कितने मरीज आते हैं, अस्पताल बंद में भी पेमेंट हो जाती है, करोड़ों रुपए की मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पेमेंट्स हुई, परंतु उसकी कहीं से कहीं तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सफाई के नाम पे घोटाला, दवाई के नाम पे घोटाला, टेस्ट के नाम पे घोटाला, इलाज के नाम पे घोटाला, बेड के नाम पे घोटाला, भर्ती के नाम पे घोटाला। घोटालों की सरकार केजरीवाल। ना डॉक्टर, ना नर्स, ना पैरामेडिकल हमारा स्टाफ। कितनी कमियां हैं वो मेरे बाकी के साथियों ने बताई, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो नर्सिंग स्टाफ है, जो सेंशन है, वो 7,977 में से केवल 5,791 है। 2,186 नर्सिंग स्टाफ की सीट्स आज भी वेकेंट है। आप मानिए कि अस्पताल में यदि 2,000 नर्सों की कमी है तो उन अस्पतालों की क्या स्थिति चल रही होगी। आज भी ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर 234 सीटें खाली आज भी है। वो कैसे चल रही है, कहां पे उनकी ओपीडी हो रही है। जितना भी स्टाफ है, एक एक विभाग, यहां तक कि पैरामेडिकल जो पोस्ट है उसमें भी 2796 पोस्ट आज भी खाली पड़ी हैं। किस तरीके से ये अस्पताल चलाए जा रहे हैं अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहती हूँ। घोटालों की सरकार ने 10-10 हजार रुपए में जो कॉन्सेंट्रेटर मशीन थी उसको लाखों रुपए में खरीदा। 10 रुपए का वो N95 वाला मास्क जो था वो 150 रुपए में खरीदा। और शर्म की बात ये है, खरीदा तो खरीदा, उपयोग हो जाता तो दर्द नहीं होता। दर्द इस बात है, आज भी हमारे अस्पतालों में पूरे के पूरे गोदाम, कमरे भरे पड़े हैं उन सामानों से जो जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई से किया गया है। आज भी पीपी किट, मास्क, कॉन्सेंट्रेटर मशीनें, सिलेंडर अस्पतालों में भरे पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। ना तो वो जनता के काम आ पाए, ना मरीजों के काम आ पाए। खरीद कर ली गई, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। आज भी वो अस्पतालों के गोदामों में पड़े हुए हैं। कितने शर्म की बात है। एक एक अस्पताल का गोदाम जाके खोल के देखिए, वहां पे क्या क्या पड़ा हुआ है। मिट्टी हो रहा है, परंतु इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। कितनी बुरी स्थिति है। कितनी सारी बीपी मशीनें खरीदी गई, पेमेंट हो गई, परंतु कहां गई, कौन इस्तेमाल कर रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कहां पे हो रहा है ये सब। आईसीयू, सीसीयू, ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई, सारी की सारी मशीनें, कोई रेट फिक्स नहीं है, कोई दर नहीं, कहां किस तरीके से खरीद हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूं, एक्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, जो कि कोर्ट के आदेशानुसार लागू कर दिया जाना चाहिए, वो एक्ट जिसके माध्यम से पूरा का पूरा हमारे क्लिनिक, हॉस्पिटल, लैब और जितने भी टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है। आपको ये जान करके माननीय सदस्यों ये हैरानी होगी कि आज भी दिल्ली जो है देश की राजधानी, घिसे पिटे 1993 के दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से चल रहा है, ना कि 2010 में बने हुए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से। क्योंकि इस पूरे एक्ट के माध्यम से अगर चलते तो वहां पे बहुत सारी चीजों की जवाबदेही तय हो जाती, परंतु पुराने नियमों के अनुसार जब वो काम कर रहे तो उनको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें कवर ही नहीं होती। जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि माननीय हाई कोर्ट ने मई 2022 के में यह निर्देश दिया कि भाई आपको केवल सीईए एक्ट के अनुसार काम करना है, परंतु इस सरकार ने उस एक्ट को लागू ही नहीं किया। उनके हेल्थ मिनिस्टर ने उसे लागू ही नहीं किया
और आज इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि हम अगले हाउस में सबसे पहले इस एक्ट को, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 है, इसको लेके आएंगे और सारे आगे के निर्णय उसी एक्ट के माध्यम से लिए जाएंगे। इस सरकार का तो भगवान ही मालिक था और शायद भगवान ने इसीलिए इनको इनका फल भी दे दिया। हाई कोर्ट ने बार बार रिकमेंडेशन दिया, अनेकों बार स्वयं ओटो उन्होंने संज्ञान लिया और ये कहा, फरवरी 2024 में भी कहा, एक कमेटी भी बनाई गई, डॉक्टर सरीन कमेटी, जिसमें पूरा का पूरा हॉस्पिटल सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो, कैसे मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहां पे उनका इलाज चल रहा है, किसकी ओपीडी हुई, पूरा का पूरा रेगुलेशन जो है वो ध्यान में आए। परंतु कभी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी किया नहीं। आज भी कौन मरीज आ रहा है, क्या इलाज हो रहा है, क्या बिलिंग हो रही है, क्या रिकॉर्ड है, किसी किताब में दिखाई नहीं देता। हाई कोर्ट के आदेशानुसार उसके कहने के बावजूद उन्होंने स्वयं ऑटो रिकमेंडेशन दिया कि आपका स्वास्थ्य विभाग गलत काम कर रहा है, जीरो है, इस पे लागू की जाए डॉक्टर सरीन कमेटी की रिपोर्ट्स। परंतु केजरीवाल और उनकी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। कितने शर्म की बात है। मैं आपको बताना चाहती हूं, 24 हॉस्पिटल जो इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए, करोड़ों करोड़ रुपए के बजट से एक भी अस्पताल का काम पूरा नहीं हुआ सर, एक भी अस्पताल का काम। 24 की रिपोर्ट तो नहीं बोल पाऊंगी, ये सारी है, पर कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूं। आपको बताना चाहूंगी, एलन हॉस्पिटल जिसका इनिशियल सैंक्शन कॉस्ट जो था 533 करोड़ था, शुरू हुआ 2019 में, परंतु आज की डेट में भी 2019 से अब तक 65% काम कंप्लीट हुआ है और रिवाइज कॉस्ट जब आई तो 1135 करोड़ रुपए की, डबल ऑफ द कॉस्ट, और आज भी काम पूरा नहीं हुआ। आज फिर रिवाइज कॉस्ट की जरूरत है और आज उसमें फिर कितने 100 करोड़ बढ़ाने पड़ेंगे वो पता नहीं। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें पीडब्ल्यूडी ने कॉन्ट्रैक्टर को 95 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे की है, 95 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी ने, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी दी है। क्या ये सरकार इस 95 करोड़ का हिसाब कौन देगा? इस 95 करोड़ जनता के पैसे का भुगतान कौन करेगा? ये सुन नहीं सकते थे, इसलिए यहां से चले गए। यहाँ इन्हें बता दिया होगा कि भाई मैडम ये बोलने वाली है। 7 अस्पताल जो कि कोविड टाइम में बनने थे, जो कि कोविड टाइम में विशेष रूप से आईसीयू हॉस्पिटल बनने थे, एक भी अस्पताल बना ही नहीं। कोविड आया चला गया, एक भी अस्पताल नहीं बना, कोई तो शुरू ही नहीं हुआ। कोई आज भी केवल पोटा कैबिन जैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया जिसमें कि एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है। आज भी वो जो 1216 करोड़ रुपए के अस्पताल है वो मिट्टी हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। आज भी उनको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए और 1200 करोड़ रुपए लगा दें तो भी कामगार नहीं है, तो भी वो उपयोग नहीं होंगे। इसका हिसाब कौन देगा? ये बात इनको पता थी, इसलिए वो यहां से चले गए। एक अस्पताल करोड़ों करोड़ रुपए का, एक भी अस्पताल का काम इन्होंने पूरा नहीं किया। ये जो ज्वालापुरी में एक अस्पताल था जिसकी सैंक्शन कॉस्ट 319 करोड़ रुपए थी, उसके बाद रिवाइज किया गया। मंत्री जी विजिट करने गए जी, वहां 8 फ्लोर का अस्पताल बनना था। मंत्री जी के मन में आया कि नहीं भाई, इस पे 2 फ्लोर और बढ़ा दिए जाए। उन्होंने आदेश दे दिया कि 2 फ्लोर और बढ़ा दो। ना वो 2 बने ना वो 8 हुए। पूरे के पूरे अस्पताल ऐसे 2 अस्पतालों में उन्होंने किया, मादीपुर में और ज्वालापुरी में, और दोनों अस्पताल आज भी पेंडिंग है। एक की कॉस्टिंग जो थी 319 करोड़,
दूसरे की 320 करोड़, जिन पे आज तक एक्सपेंडिचर भी हो चुका है। एक पे 247 करोड़ और दूसरे पे 252 करोड़, पर उसकी वैल्यू मिट्टी हो गई, कुछ भी काम आने की स्थिति में नहीं है। मैंने अधिकारियों से पूछा कि बताइए भैया, ये 24 अस्पतालों को कैसे वर्केबल कंडीशन में लेके आएंगे, क्या करेंगे? वो कह रहे मैडम, इतना अनप्लैंड वे में काम होता था, किसी को यही नहीं पता था कि अस्पताल है तो उसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है। वहां पे मोर्चरी होनी चाहिए, वहां पे आईसीयू होना चाहिए, वहां पे रिसेप्शन होनी चाहिए, कि वहां पे क्या होना चाहिए। एक एक प्रोजेक्ट में इतनी खामियां है कि इसके लिए अलग से एक कमेटी बनानी पड़ेगी, और उस समय के तत्कालिक अधिकारी भी जो हैं उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि ऐसे अनवर्केबल जो प्रोजेक्ट है उनको सैंक्शन कैसे किया गया, कैसे उसमें करोड़ों रुपए की लागत लग गई। अगर इन 24 प्रोजेक्ट की इन प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग ही अगर हम कैलकुलेट करें तो अभी दिल्ली का करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये बात इनको जवाब देना पड़ता, इसलिए ये हाउस में से चले गए हैं। एक और बात बताना चाहूंगी, 2014 के बाद से लेके अब तक एक एक्ट होता है, एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट बनती है। सरकार वो लिस्ट बनाती है कि आपके जितने भी लोकल प्रिक्योरमेंट जितनी हो वो उसके माध्यम से हो, वो दवाइयां जो है उस रेट पे और वो दवाइयां खरीदी जा सके। 2000 के बाद से इन्होंने एसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाई ही नहीं, उसी लिस्ट पे काम करते रहे। जबकि किसी राज्य में वो 1 साल में रिवाइज होती है, किसी में 2 साल में होती है, परंतु होती जरूर है। उसको ऐसा नहीं होता कि सालों साल चलाए रहो। और इसका नुकसान ये हुआ कि हर अस्पताल ने अपनी ही लिस्ट निकालनी शुरू कर दी, अपना ही लोकल काम करना शुरू कर दिया, और उसमें आप सोचिए कि कितना घोटाला हुआ होगा, जो कि अभी सामने आना बाकी है, सामने आना बाकी है। कोई इनकी सेंट्रल परचेजिंग नहीं, हर अस्पताल को छूट है कि भैया अपना कीजिए जो आप करना चाहते हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 15 प्लॉट डीडीए से खरीदे 684 लाख में। वो 15 प्लॉट खरीदे गए थे हॉस्पिटल बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए, परंतु दुख है मुझे, एक भी साइट का उपयोग अभी तक हुआ नहीं है, वो जीरो है, वहीं पड़ा है। करोड़ों रुपए की जमीनें लेकर के उसे डंप कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र था वो तो ये जाने या राम जी जाने, परंतु इस तरह के जितने मुद्दे हैं इससे ये पता चलता है। वो एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, मुझे याद आ गई। सिद्धू जी अब हमारे यहाँ नहीं है, वो सुनाते थे, कह रहे जी एक दुकान पे कुछ पुलिस वाले आ गए और आ करके कह रहे कि चोरी हुई थी उस दुकान पे। तो पुलिस वालों ने पूछा कि भी बता चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुआ, कितना नुकसान हो गया। और वो पुलिस वाले बात करते जाएं और वहां पड़े हुए बादाम और काजू खाते जाएं, हाथ में मुट्ठी भरी खाते खाते बात करते रहे कि बताओ भाई और क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। कह रहे सर नुकसान तो अभी चल ही रहा है, पूरा हुआ कहाँ है। तो नुकसान तो अभी चल ही रहा है, अभी पता नहीं चला कि कितना नुकसान और है, जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी है। ये बात करते हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए कब देंगे। करोड़ों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबी हुई इस दिल्ली सरकार की हालत इन्होंने जिस प्रकार से छोड़ी है, ये हमसे इनकी औकात नहीं है। हमसे पूछे कि ये 2500 रुपए हम कब देंगे, हमारा वायदा है हम जरूर देंगे, पर इनकी हैसियत नहीं है कि वो हमसे पूछे कि हम ये 2500 रुपए कब देंगे। मैं आपको ये कहना चाहती हूं, चोर चोरी से जाए ऐसा हो नहीं सकता। ये चोरी की जो आदत है इनकी लगातार जिस तरीके से चल रही है, बच्चों के स्कूल के क्लासरूम में चोरी, सड़कें बनाने में चोरी, इलाज में चोरी, ठेकों में चोरी, शराब तक में चोरी, जितने भी काम है प्रदूषण में, यमुना सफाई में, सब में चोरी। चोरी यहीं रुक जाती तो शायद पता चलता, पर उससे बड़ी चोरी एक और बताती हूँ। यहां तक कि दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया हैंडल्स की भी चोरी। दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया हैंडल, सीएमओ दिल्ली के ये अकाउंट माननीय केजरीवाल जी ने तुरंत जैसे ही सरकार बदली
केजरीवाल एट वर्क करके अपने हैंडल में तब्दील कर लिया। क्या ये उनकी प्रॉपर्टी है? ये दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है। ये आतिशी जी का ये अकाउंट ये भी आज तक इन्होंने वापस नहीं किया। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, एक भी अकाउंट ये इन्होंने वापस नहीं किया। हमने इनकी कंप्लेंट दर्ज कराई है। जो सोशल मीडिया अकाउंट की भी चोरी करके ले गए, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो और क्या छोड़ के जाएंगे? अध्यक्ष जी, इतना कहना चाहूंगी, 10 साल दिल्ली बेहाल, 10 साल दिल्ली बेहाल, कर गए कमाल, कर गए कमाल। नोटंकी, भ्रष्टाचार, चाल पे चाल। वाह रे केजरीवाल, वाह रे केजरीवाल। इस बुरी स्थिति में दिल्ली को पहुंचाने के बाद भी कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये लोग यहां खड़ के कुछ बोलने की हैसियत में नहीं है अध्यक्ष जी। ये हमारी और उंगली उठाने के से पहले ये देखे कि जो उंगलियां इनकी तरफ है उसका जवाब तय करके आए। आज जिन परिस्थितियों में हमें दिल्ली सरकार मिली है, हम अपनी पूरी मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। एक एक विभाग जिस तरीके से कर्जे में डूबा है, जो उसकी हालत है, सबको समझने में, सबको उठाने में न जाने हमें कितना वक्त लग जाएगा। परंतु हमारी नीति और हमारी नीयत स्पष्ट है, साफ है, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। और हमारी ये पूरी टीम, मैं और मेरे पूरे मंत्री, सभी विधायक दिल्ली को इस भयंकर स्थिति से बाहर लेके जाएंगे और वो सारे काम करेंगे जो दिल्ली के हित में है। आज इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ।